हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट वी सी व्हाइल वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हमें देखने को मिलता है, हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वो वर्ड है या फिर वो टर्म है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिकली डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बुलस से। प्रीएम्बुलस का मीनिंग होता है टू गो बिफोर। सो आज के इस लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो जर्नली हमें पता होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि प्रीएम्बल होता क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम एक जर्नली ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर किसी भी लेजिस्लेशन का एक ब्लूप्रिंट जो उसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन को या फिर उसकी इंट्रोडक्शन को बताता है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एक्ट है वो किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को या किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो एक्ट में कवर कर रहा है। तो बेसिकली ये एक इंडेक्स टाइप होता है हमारे किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए। सो जर्नली ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हमें बताता है किसी भी एक्ट के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उसके पर्पस, फिलॉसफी, इट्स यूजेस, इट्स आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस की हमें कहाँ से वो आइडिया मिला, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल्स। ये फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल वेरियस आर्टिकल्स में डिस्कस किए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे हमने हमारे आर्टिकल्स को डेवलप किया है, या फिर हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस बेसिस पर बना है और किस बेसिस पर वो अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड रखता है। And the second most important question that come forward is who drafted preamble? Preamble किसने ड्राफ्ट किया? And how has the procedure of drafting the preamble took place? कि preamble जब ड्राफ्ट हुआ था उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो था वो क्या था। तो पहला आंसर इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने ये डिफाइन किया कि इंडियन सिटीजन्स को क्या राइट्स, लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो सब उस ड्राफ्ट में डिफाइन की गई थी एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया। और फर्दर इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया। एंड टिल डेट जब से प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया गया है अब तक उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, दैट इज फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमारे प्रीएम्बल में 3 टर्म्स ऐड की गई। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्ट टर्म जो हमें देखने को मिलती है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू एक सोर्स को एस्टेब्लिश करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पावर को डिफाइन करता है। सो मेनली ये लाइन डिफाइन करती है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन लोगों के बिहाफ पे बनाया गया है, किसी एक्सटर्नल सोर्स या फोर्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये फॉर द सेक एंड द बेनिफिट ऑफ इंडियन पीपल बनाया गया है। सो इसकी फर्स्ट लाइन इंडिया के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में हमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ये 5 की 5 टर्म्स कंबाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के नेचर को डिफाइन करती है। एंड फर्दर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को 4 टर्म्स डिफाइन करती हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। 26 नवंबर 1949 ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। इस पर्टिकुलर डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली। सो गाइज अब तक हमने पढ़ा कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे प्रीएम्बल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही वाइडर स्कोप देती है। सो अब हम उन टर्म्स के बारे में 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टर्म इज सोवरेन।
सोवरेन जो है वो बेसिकली हमारी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद सॉल्व कर सकता है, उसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या इंटरफेरेंस या किसी भी टाइप के लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया, जिसे हम डायरेक्टली कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। ये टर्म डायरेक्टली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से रिलेट करती है, जिसका एक मेन पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट के बेनिफिट के बारे में इंडिविजुअली सोचना। मीन्स हमारी स्टेट और हमारी कंट्री से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसी टर्म्स को हमेशा के लिए खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। इसका मीनिंग होता है स्टेट हैज नो रिलीजन। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी भी कम्युनिटी में रहकर कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। सेक्युलरिज्म का मीनिंग दो टाइप्स में होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर में कोई भी पब्लिकली रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट इन इंडिया इसे एक पॉजिटिव वे में लिया गया है, जो इंडियन सिटीजन्स को कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देता है। सो इसे हम बोल सकते हैं कि स्टेट का अपना कोई इंडिविजुअल रिलीजन नहीं होता। यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट रिलीजन के लोग फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेसी। डेमो का मीन्स होता है पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी कंबाइनली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिफाइन करता है जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी और मेजॉरिटी से चूज करेंगे, जो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही प्रोवाइड की जाती है। एंड फर्दर ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली या फिर हायर अथॉरिटीज को अपनी मेजॉरिटी से इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। एंड फर्दर 18 ईयर से अबव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन हैव द राइट टू वोट। सो नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी कंट्री के एक रियल हेड है एंड नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट हैं। सो ये जो हैं पीपल्स के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है रिपब्लिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे रियल हेड हैं और जो हमारे नॉमिनेटेड हेड हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही हेड इलेक्टेड हैं बाय द पीपल ऑफ द इंडिया इनडायरेक्टली इन इनडायरेक्ट फॉर्म। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड। हमारी कंट्री में इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक प्रॉपर हिरार्की नहीं फॉलो होती। हिरार्की का मीनिंग ये होता है कि हम पहले के टाइम में देखते थे राजा का बेटा राजा ही बनेगा। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर जितने भी इलेक्शंस के थ्रू जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इलेक्ट होते हैं, ना कि एक प्रॉपर हिरार्की फॉलो होती है। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं? फर्दर ये स्टडी करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आर्टिकल 368 दैट डिफाइंस द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। So Article 368 defines the power of the Parliament to make the amendment in the Constitution. So Article 368 mainly defines the power of the Parliament to make amendment in the Indian Constitution. तो पहला केस लॉ है रे बर्बन यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि आर्टिकल 368 के थ्रू
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो इस केस लॉ से हमें ये बताया गया था कि पार्लियामेंट प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती बिकॉज वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। बट इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्ट कंसीडर नहीं किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिस प्रोसीजर से अडॉप्ट किया गया है उसी प्रोसीजर से भी प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया है बाकी सब पार्ट्स की तरह। बट फर्दर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक प्रॉपर इनैक्टमेंट के थ्रू अडॉप्ट किया गया है। दस प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है और उसे हम अमेंड कर सकते हैं कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर करते हुए। सो फर्स्ट केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती पार्लियामेंट। पर सेकंड केस में ये डिफाइन कर दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड फर्दर कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। बट इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफाइन कर दी गई कि पार्लियामेंट प्रियम्बल में चेंज कर सकता है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर से या उसके बेसिक फीचर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसका बेसिक स्ट्रक्चर एज इट इज़ स्टेबल रहेगा। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट के बारे में जिसके थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वो बेसिकली हमारे प्रियम्बल के बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। वो इवन हमारे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। सो फर्दर हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल में चेंजेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकती हैं बट विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक फीचर्स। So I hope this lecture proved to be useful. Thank you for being with me guys throughout the lecture.